हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग प्रोडक्शन की लेक्चर सीरीज 62 तक डिस्कस कर लिए थे, तो आज स्टूडेंट हम लोग उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 63 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मटेरियल साइंस टॉपिक के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको डिस्कशन किया था, तो उसमें हम लोगों ने आपको एटम्स के बारे में बता दिया था और मटेरियल साइंस में मटेरियल हमारा क्या होता है, सॉलिड क्या होती है, सॉलिड कितने टाइप के बनते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दिया था। तो अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अपने आज के टॉपिक से हम लोग अपने मटेरियल साइंस में मतलब टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसा कि आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। आपसे बहुत बार पूछा जाता होगा, लगभग एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि FCC क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है BCC क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है सिंपल क्यूब्स क्या है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है HCP क्या है। या तो इनका पूरा नाम पूछ लेगा, या इनमें नंबर ऑफ़ एटम्स पूछ लेगा, या दो नंबर ऑफ़ एटम्स के बीच में जो इनका रेडियस होगा उस रेडियस की वैल्यू पूछ लेगा। तो तीनों में से कोई चीज़ आपका पूछा जा सकता है। तो आज स्टूडेंट हम लोग इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमारा क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक स्टूडेंट हम लोग डालेंगे हेडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि देखिए स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि क्रिस्टल हमारे बहुत सारे लैटिस और बेसिस से मिलकर बने होते हैं। लैटिस हमारे क्या होते हैं आपको हम बता देंगे। जैसा कि आप समझिए, इस तरीके का अगर एक एटम बना हुआ है, तो जब आप इसके मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आप ऐसा देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके का बना होगा। जब आप इसके एटॉमिक लेवल पे जाके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बना होगा। पूरा कंप्लीट हम बना लेते हैं जिससे समझने में हमें आसानी होगी। एक फेस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमारा बना होगा। अब इसमें अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालें, तो वो मॉलिक्यूल मान लीजिए कुछ ऐसा है और इसके चारों तरफ कई सारे मॉलिक्यूल्स घिरे हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इसके चारों तरफ के मॉलिक्यूल कैसे इसे घेरे हुए हैं, कितना घेरे हुए हैं, इनके बीच में वाइड्स कितना होगा, वाइड्स होगा या नहीं होगा, इन्हीं सारी चीज़ों की स्टडी हमारी कहलाती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। मतलब हम कह सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, क्रिस्टल इज मेड बाय लैटिस एंड बेसिस। क्रिस्टल इज मेड बाय लैटिस एंड बेसिस। हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा लैटिस से मिलकर बना होता है और लैटिस, कई सारे लैटिस मिलकर हमारे बेसिस बनते हैं। जैसे आपको अभी हम तुरंत क्लियर करेंगे। अच्छा, सपोज करिए कि जब आप इस पर हीट प्रोड्यूस कराइए, तो आप देखते होंगे कि इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के साथ हम ये कहते हैं कि उनका लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो पहले समझेंगे लैटिस क्या है, फिर समझेंगे लैटिस वाइब्रेशन क्या है। लैटिस वाइब्रेशन का मतलब ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से तेज़ी वाइब्रेट होने लगते हैं। जितना ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे उतना इनके बीच का इंटरनल वाइब्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। आफ्टर सम टाइम जब ये वर्कपीस अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो वो लैटिस वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएंगे और वो फिर क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स मेल्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल के बीच में वाइब्रेशन होता है वो होता है ड्यू टू लैटिस,
और उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर बनता है, जो हम क्रिस्टल की बात करेंगे, वो क्रिस्टल हमारा लैटिस और बेसिस के बेस पे बनता है। पहले आपको देख लेते हैं लैटिस हमारा क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे हमारा लैटिस क्या होता है। तो इट इज इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D in such या in which each point identical surrounding, each point identical surrounding। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे होते हैं लैटिस की बात करेंगे तो सपोज करिए कि अगर किसी एक मॉलिक्यूल को हम उठा लें, इस पूरे स्ट्रक्चर में किसी एक मॉलिक्यूल को हम उठा लें तो वो मॉलिक्यूल कई सारे मॉलिक्यूल से सराउंडिंग में घिरा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सराउंडिंग में घिरा होगा, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी डाउट हो तो हम यहाँ पे देख लेंगे बेसिस क्या होता है, तो दोनों डाउट एक साथ हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर बेसिस की बात करेंगे तो सिंगल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बेसिस। यहाँ पे देखिए दो टर्मिनोलॉजी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। पहली बात हम ये कर रहे हैं, ऐसा देखिएगा, हम लोग पहली बात कर रहे हैं अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो तरीके से क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लैटिस बेस पे क्लासिफाई करेंगे, फिर बेसिस बेस पे क्लासिफाइड करेंगे। लैटिस का मतलब क्या होगा, इट इज इनफाइनाइट अरेंजमेंट, मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इस पे चले जाइए तो ये इनफाइनाइट होंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं होगी। बट उस इनफाइनाइट अरेंजमेंट में पॉइंट इन 3D, जब हम 3D में देखेंगे तो विच ईच पॉइंट आइडेंटिकल सराउंडिंग, मतलब हम ये देखेंगे कि कोई भी एक बिंदु, चाहे यहाँ पे आप देख लीजिए, तो वो चारों तरफ इस तरीके से सराउंडिंग में घिरा होगा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अपना लैटिस बोलते हैं। यही पॉइंट हमारा हीट लेकर वाइब्रेट करने लगता है। उसके बाद इन नंबर ऑफ एटम्स को, अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक एटम हो गया, ये दो एटम हो गया, ये तीन एटम हो गया, तो इन नंबर ऑफ एटम्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, बेसिस बनता है। तो हम क्या करेंगे, जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक एटम की बात करेंगे प्लस कई सारे एटम उसके साथ लगे हुए होंगे तो उनकी बात करेंगे। दोनों की बोथ कंबाइंड स्टडी आर कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स के लैटिस और बेसिस दोनों की स्टडी करेंगे। चलिए अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। इसे हटा दें, अभी आएगा थोड़ी देर में। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे की बात करेंगे। देखिए एक नोट पॉइंट पहले लिख देते हैं इसमें अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लैटिस और बेसिस पे एक नोट पॉइंट लिख देते हैं। ऐसे देखिएगा, बोथ बेसिस एंड लैटिस इज
crystal structure when basis is attached identical point identical to every lattice point then the crystal structure is formed. Then the crystal structure is formed. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बोथ बेसिस एंड लैटिस। अभी हम लोग यही तो देख रहे थे कि जब किसी एटॉमिक इसमें, अगर हम इसमें देखेंगे तो एक एटम कई सारे एटम से सराउंडिंग में घिरा होगा, उस इंडिविजुअल एटम को हम लोग लैटिस बोलेंगे, लेकिन उनके साथ जो कई सारे एटम्स से ये घिरा होगा उसे हम लोग बेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर लैटिस और बेसिस के बोथ कंबाइंड स्टडी को, बोथ बेसिस एंड लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर when basis is attached identical to every lattice point। जब हमारा बेसिस क्या होगा, सपोज करिए कि ये मॉलिक्यूल हो गया, इससे ये भी अटैच्ड हो, ये भी अटैच्ड हो, ये भी और ये भी अटैच्ड हो, तब वो हमारा कहलाएगा कि बेसिस इज अटैच्ड आइडेंटिकल टू एवरी लैटिस पॉइंट, देन द क्रिटिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तब हमारा क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स बनेगा। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा लैटिस के बारे में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टूडेंट, देखिए ये हम लोगों ने डिस्कशन किया थोड़ा सा अपने क्रिस्टल के लैटिस और क्रिस्टल के बेसिस के बारे में, है ना। तो अगर हम बात करेंगे लैटिस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो लैटिस हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा पॉइंट लैटिस और स्पेस लैटिस होता है, और दूसरा हमारा स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस होता है। तो देखिए दोनों के बारे में हम आपको डिस्कशन कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैटिस, ऐसे देखिए टाइप्स ऑफ लैटिस, बेसिकली ये दो तरीके से हमारा होता है। पहला होता है पॉइंट और स्पेस लैटिस, और दूसरा हमारा होता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस समझिए दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि ये मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4, ऐसे इस तरीके से इनफाइनाइट जा रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे इनफाइनाइट जा रहे हैं। अब इन इनफाइनाइट मॉलिक्यूल में किसी एक पॉइंट को, हम किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करेंगे तो वो पॉइंट चारों तरफ देखिए सराउंडिंग से हमारा क्या हुआ है, घिरा हुआ है। वो पॉइंट चारों तरफ सराउंडिंग से घिरा हुआ है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट और स्पेस लैटिस। जब इस तरीके का हमारा हो, व्हेन, ऐसे इसमें देखिएगा, व्हेन पॉइंट नेटवर्क
is find, then it is called point or space lattice। समझिए, जिस तरीके से एक पॉइंट नेटवर्क बन रहा है, इस पॉइंट नेटवर्क को हम लोग पॉइंट या स्पेस लैटिस बोलेंगे। अब यहाँ पे लैटिस तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल जो पॉइंट हमारा बनेगा, जो चारों तरफ सराउंडिंग से घिरा होगा, उसे हम लोग लैटिस बोलेंगे। और पूरी की पूरी जब सराउंडिंग को ले लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बेसिस कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा होता है। अब लैटिस को दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। जब केवल ये पॉइंट नेटवर्क बने, आप इधर देखिए, जब 3D स्ट्रक्चर में जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएंगे। ये ऐसे कुछ इनफाइनाइट स्ट्रक्चर ये बनता चला जाएगा। इस तरीके से आपका एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉइंट या स्पेस लैटिस। अब अगर इन पॉइंट या स्पेस को हम किसी लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, व्हेन पॉइंट या स्पेस आर कन्वर्टेड इनटू लाइन, देन इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसमें देख लीजिएगा एक लाइन ऐसे, व्हेन पॉइंट इज कन्वर्टेड इनटू line, then it is called crystal lattice। जब ये सारे पॉइंट के जो ये पॉइंट नेटवर्क बन रहा है, ये सारा का सारा पॉइंट नेटवर्क कन्वर्ट हो जाए किसमें? लाइन में कन्वर्ट हो जाए। दो देखिए, लाइन किससे बनती है? बहुत सारे पॉइंट को ऐड करके बनती है। तो वही जो पॉइंट नेटवर्क होगा, ये जो लाइन हम लोग बना रहे हैं, ये डिफरेंट माइक्रो लेवल पे आप जाके देखेंगे तो ये डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बनी हुई होगी। तो जब ये केवल पॉइंट नेटवर्क होगा तो उस समय से हम लोग पॉइंट या स्पेस लैटिस बोलेंगे। और जब कई सारे पॉइंट हमारे मिलकर लाइन बना देंगे तो उसे हम लोग लाइन या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं आपसे, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल एक छोटी इकाई जो हमारी होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटी इकाई हमारी जो होती है उसे यूनिट सेल बोलते हैं। सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे यूनिट सेल, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? ए स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम सपोज करके बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्यूब लिया, इस तरीके से हमने एक क्यूब लिया और इस क्यूब को हम लोग डिफरेंट टाइप के कलर से बनाएंगे। मान लीजिए इस क्यूब को हम लोग ऐसे ऐसा हमने बना दिया। अच्छा, आपने देखा कि ये जो क्यूब हमारा बना हुआ है, ये टोटल हमारा कितना है? 6 फेस का बना हुआ है। टोटल 6 फेस का बना हुआ है। और वो 6 फेस देखिए, अगर किसी एक को हम काट कर बाहर कर दें, सपोज करिए कि किसी एक को हम लोग काट कर बाहर कर दें, तो उस समय क्या होगा? ऐसे इसको हम लोग जब काट कर इस तरीके से बाहर करेंगे
तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा रूबिक क्यूब इसके कई सारे अरेंजमेंट से बना हुआ है। तो जब कोई रूबिक क्यूब, देखिए एक क्यूब से, इसे हम लोग बोलेंगे क्यूब, ये हमारा हो गया क्यूब, और ये हमारा कैसा क्यूब है? सिंगल क्यूब है। ये रूबिक क्यूब हमारा इस सिंगल क्यूब के कई सारे सिंगल क्यूब के अरेंजमेंट से बना हुआ है। तो जो सिंगल क्यूब होगा उसे हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे, और कई सारी यूनिट सेल मिलाकर हमारी जो बनती हैं उसे हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा। सपोज करिए कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग बनाएंगे तो उसे हम लोग नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट से बनाते हैं, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट से बनाते हैं। तो उस नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट में जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसे हम लोग यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, और उस यूनिट सेल से मिलकर हम लोग किसका निर्माण करते हैं? अपने क्यूब का निर्माण करते हैं। तो चलिए इस तरीके से यूनिट सेल की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट इज यूनिट सेल? तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेल होगा व्हेन वी ऐड different unit cell, then we make a critical lattice, then we make a crystal lattice, and those made responsible for crystal lattice is called यूनिट सेल। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग एक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे तो कई सारे यूनिट सेल, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हमने 6 फेस का लिया, तो ये हमारा एक क्यूब नहीं है, यहाँ पे तो यूनिट हो गया, एक क्यूब मतलब अकेला हो गया, लेकिन इस एक क्यूब को कई सारे क्यूब को मिलाकर हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तो वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। और ये क्रिस्टल लैटिस जिस यूनिट सेल से बना होता है, मतलब जिस एक यूनिट से बना होता है, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमने डिफाइन किया यूनिट सेल हमारा क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस हमारा क्या होता है। चलिए अब इसे हम लोग रिमूव करते हैं, देन आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा सा और इसके लिए एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यूनिट सेल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं। चलिए सपोज करिए ऐसे देखिए, मान लीजिए कि एक हम बहुत बड़े क्यूब को बनाएं, इस तरीके से एक हम लोग ऐसा क्यूब बनाएं। ऐसा क्यूब बनाएं और इस क्यूब को हम लोग क्या कर दें, 6 फेस का बना दें, पूरा कंप्लीट। इस तरीके से इसको हम लोग बना दें। इसके बाद हम लोग क्या करें कि इसकी वॉल पर देखिए एक हम लोग यहाँ से भी ऐसा क्यूब फॉर्म कर दें। दूसरे कलर से हम लोग दिखा देते हैं, कलर चेंज रहेगा तो सही रहेगा।
एक हम लोग यहाँ से इस तरीके से अलग से आपको दिखा दें। ये हम लोग आपको ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, और ये कुछ इस तरीके से दिखा दें। इसके बाद हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड कर दें। सपोज करिए इस तरीके से हम लोग इस पे कुछ क्रिस्टल बना दें। इस तरीके से इसके क्रिस्टल हम लोग बना दें। देन इसे हम लोग क्या करें, एक एक क्रिस्टल को अलग पेन से दिखा देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक एक क्रिस्टल को हम लोग इस तरीके से ऐसे मैच करा दें। ये जब हम लोग 3D में देखेंगे तो इस तरीके का एक ब्लॉक हमारा बनेगा, जिसमें एक एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा ऐसे इंडिविजुअल अलग अलग शो कर देंगे। इस तरीके से इसको हम लोग शो कर दें। यहाँ पर भी इसको हम लोग ऐसे सेल को शो कर दें। चलिए, अब इसके बाद कई सारे स्ट्रक्चर इस पर हम लोग बना देंगे। कई सारे स्ट्रक्चर हम लोग बना देंगे, ऐसा बना देंगे। देखिए ब्लैक कलर से हम लोग शो कर दे रहे हैं। सपोज करिए इसको नीचे वाली फेस से, इसको नीचे वाली फेस से, इसको इस वाली फेस से, इसको इस वाली फेस से, और इसको इससे मैच करा दें, इसको इससे मैच करा दें। देन इसको हम लोग इससे मैच करा दें, इसको इससे मैच करा दें। इस तरीके से हम लोग इसको मैच करा दें। मैच कराने के बाद इन पे हम लोग क्रिस्टल बना देते हैं। इस तरीके से इनके क्रिस्टल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक क्रिस्टल संरचना हमारी होती है। अब इनमें से किसी एक पार्ट को, मान लीजिए कि ये वाला जो साइडेड पार्ट है, किसी एक साइडेड पार्ट को हम अगर बाहर निकाल लें, सपोज करिए कि ये हमारा ये साइडेड पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इस साइडेड पार्ट को अगर बाहर निकाल लें, या किसी भी साइडेड पार्ट को कहीं से भी आप देखेंगे तो हम किसी एक साइडेड पार्ट को बाहर निकालेंगे तो ये कुछ बाहर आकर हमारा ऐसा बनेगा। ये बाहर आकर हमारा ऐसा बनेगा, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगे होंगे, इस तरीके से लगे होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये जो पार्टिकल्स हमारा बाहर आया एक अकेला, इसे हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। और कई सारी, देखिए एक यूनिट सेल यहाँ पे है, एक यूनिट सेल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, हर जगह बहुत सारी यूनिट सेल हैं। ये सब सारी यूनिट सेल्स हमारी बनी हुई हैं। तो कई सारी यूनिट सेल्स को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, लैटिस क्रिस्टल। ये हमारा हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस, और ये हमारा हो जाएगा यूनिट सेल। तो इस तरीके से ये एक दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो ये एक समझने के लिए हम लोगों ने बनाया यूनिट सेल हमारा क्या होता है और क्रिस्टल क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये जो यूनिट सेल हमारा होगा, इसी को हम लोग जो पढ़ेंगे FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, HCP क्या होता है। तो इन यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में चलिए डिस्कशन किया जाए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जो अकेला हमारा यूनिट सेल होता है, जिससे कई सारे ये हमारे बने होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बने होते हैं, उस यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हम दो तरीके से इसको क्लासिफाइड करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम, according to arrangements of atom, और सेकंड जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं वो according to सेल पैरामीटर। पहले समझिए according to अरेंजमेंट क्या होता है और according to सेल पैरामीटर क्या होता है। देखिए, जब हम लोग इस सेल को, यूनिट सेल को बाहर लाएं, तो ये यूनिट सेल हमारा क्या होगा, छोटे छोटे एटम्स से बना होगा। जब इसके अंदर जाएंगे तो ये यूनिट सेल कई सारे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होगा। इन छोटे छोटे एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर अकॉर्डिंग इस यूनिट सेल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। दूसरी बात, इन सेल के पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। तो पहला हमारा इम्पॉर्टेंट एग्जाम में खूब पूछा जाता है और दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक हमने ब्रिक वॉल बनाई, हमने एक ब्रिक वॉल बनाई। कैसी वॉल हम लोगों ने बनाई, मान लीजिए कि इसे इस तरीके के हम लोगों ने वॉल बनाई, ऐसी वॉल। ये हो गया हमारा ब्रिक। ये हो गया हमारा ब्रिक। अब ये जो देखिए, चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ये ब्रिक सही नहीं बन पाया। ब्रिक यहाँ पे ऐसे बनेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इससे ऐसे ऐसे। ब्रिक हमेशा जो है, एक होती है इंग्लिश चाल, एक होती है फ्लेमिश चाल, है ना। तो कभी भी ब्रिक का ये सेंटर मैच नहीं करता, हमेशा एक दूसरे से आगे खिसकाकर ब्रिक की चिनाई की जाती है। मैसोनरी यानी कि चिनाई बोलते हैं। तो इसे चलिए हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिविजुअल ब्रिक है, इसे बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। कई सारे ब्रिक्स से मिलकर ये हमारी पूरी वॉल कंप्लीट हो रही है। अब इस वॉल पे हमने जो एक ब्रिक की बात करेंगे, तो इस ब्रिक को हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे, और कई सारे ब्रिक्स से मिलकर ये जो वॉल हमारी बनेगी, इस वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। लेकिन एक ब्रिक ये जो हमारा बना है, ये ब्रिक हमारा कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। तो इन एटम्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, कैसे वो एटम हमारे अरेंजमेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग इस हम यूनिट सेल को क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो आई होप यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट सेल हमारा क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। कई सारे यूनिट सेल से मिलकर हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है। और लैटिस अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, वो हमारा बेसिस और लैटिस से मिलकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अपने यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये हमारा जो यूनिट सेल होता है वो दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है।
पहला अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम और दूसरा अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। तो चलिए पहले वाले का हम लोग डिस्कशन करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यदि हम बात करेंगे इसके टाइप की बात करेंगे तो ये हमारा देखिए दो तरीके से होता है। एक सिंपल यूनिट सेल होता है और एक हमारा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला हमारा होता है सिंपल यूनिट सेल और दूसरा हमारा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल क्या होता है और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ से पहले सेंटर्ड यूनिट सेल कितने तरीके के होते हैं उसे भी हम लोग नोट कर देते हैं, फिर एक एक यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी को हम लोग पढ़ते थे FCC, BCC और HCP। इसको हम लोग पढ़ते थे FCC और इसको हम लोग पढ़ते थे BCC और इसको हम लोग पढ़ते थे HCP। HCP, FCC और BCC का पूरा नाम क्या होगा वो देख लीजिए। ये हमारा हो जाएगा फेस सेंटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा बॉडी सेंटर क्यूब और ये हमारा हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेट, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। तो इस तरीके से तीन हम इधर से क्लासिफाइड करेंगे और उधर से क्लासिफाइड करेंगे, एक सिंपल सेल हमारा हो जाएगा। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं। पहले तो हम लोग डिफाइन किए सिंपल यूनिट सेल, इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। सिंपल यूनिट सेल है ना, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक सेंटर भी बोलते हैं, सिंपल क्यूब सेंटर भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा सेंटर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग FCC फेस क्यूब सेंटर, बॉडी क्यूब सेंटर और हेक्सागोनल पैक्ड सेंटर। तो ये हमारा हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड होता है, सेंटर नहीं होता है। अब इस पे समझेंगे हम लोग कि सिंपल यूनिट सेल क्या होगा, देन FCC क्या होगा। तो आइए एक यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल हमारी दिखाई दे रही है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, किसी एक यूनिट सेल के बारे में। ये पूरा यूनिट सेल हम लोग हटा देते हैं, अब किसी एक यूनिट सेल पे डिस्कशन करेंगे। देखिए इससे आपसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सिंपल क्यूब सेंटर में हमारे कुल कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और सिंपल क्यूबिक सेंटर में रेडियस कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। चलिए पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल या इसी को हम लोग कहेंगे सिंपल क्यूब सेंटर। चलिए देखिए एक पहले यूनिट हम लोग बना लेते हैं,
एक यूनिट सेल हम लोग इस तरीके से अकेला बना लेते हैं, ऐसा। अब इस अकेले यूनिट सेल में जब भी ये सिंपल यूनिट सेल होगा तो ये याद रखिएगा कि इस पे जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमेशा कॉर्नर पर होंगे। एटम्स या मॉलिक्यूल हमेशा कॉर्नर पर होंगे। इन सिंपल यूनिट सेल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इन कॉर्नर। अब कॉर्नर पे होंगे तो कैसे कॉर्नर पे होंगे? ये इस तरीके से बाहर नहीं निकले होंगे। जब इसका आप 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। ये हमारे कुछ ऐसे बैठे होंगे। देखिए पहला वाला जो है इतने, ये बाहर इतना नहीं निकला होगा, ये कुछ इतने होंगे, ये इतना होगा, ये इतना होगा, ऐसे हमारे होंगे। तो वो हमारे कैसे होंगे? देखिए मान लीजिए कि जो पहला एटम इसका है ये कुछ इस तरीके से आया और यहाँ से ये इस तरीके से आया, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये इस तरीके से आया। अब यहाँ से इसे थोड़ा सा डायग्राम को छोटा कर दें, नहीं तो कम समझ में आएगा। ये हमारा हो गया, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दें। अब क्लियरली हम लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा। अब देखें एक कॉर्नर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली है कि मॉलिक्यूल ऐसे बाहर उभरा नहीं होगा। अगर उभरा होगा तो एक यूनिट सेल के ऊपर दूसरी यूनिट सेल हमारी नहीं बैठ पाएगी। जब आप ब्रिक को देखिए तो बिल्कुल अपर लोअर सारी फेस हमारी कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं। रूबिक क्यूब को देखिए तो सारी फेस हमारी फ्लैट होती हैं। तो फ्लैट होंगी मतलब ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं उभरे होंगे। बाहर नहीं उभरे होंगे मतलब ये कटे होंगे। जब इन्हें देखेंगे तो एक्चुअल में ये हमारे इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म में ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे ये स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई देंगे। लेकिन जब ये यहाँ पे कॉर्नर पे फिक्स होंगे तो पूरा स्फेयर नहीं फिक्स होगा, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर फिक्स होगा। जितना पार्ट फिक्स होगा उसी को नंबर ऑफ एटम्स बोलेंगे और उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए ये हो गया, दूसरा हमारा इसमें ये हो गया, उसके बाद देन ये हमारा ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ तक जाएगा, देन ये ऐसे हो गया। और जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ के मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे और मतलब ये पूरा यहाँ तक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। इस तरीके से पूरे मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे बनेंगे। मतलब ये हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? कॉर्नर पे ही बने होंगे। जब इनके एक कॉर्नर की बात करेंगे, किसी एक कॉर्नर को हम काट करके समझाएंगे तो ये मॉलिक्यूल किस तरीके से बैठे होंगे वो आपको हम यहाँ पे दिखा दें। अगर इस कॉर्नर की बात करेंगे तो वो, या इस कॉर्नर की बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। इस कॉर्नर की बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से था तो उसका कुछ पार्ट ही इसमें, इतना पार्ट ही इसमें फिक्स होगा, बाकी का पार्ट ये क्या है? नहीं है। तो ऐसे हमारी ये फिटिंग होगी। तो सारे मॉलिक्यूल जब कॉर्नर पे आके बैठेंगे तो ऐसे हम फिटिंग या ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूब सेंटर या सिंपल यूनिट सेल। इसमें हमें क्या निकालने के लिए पूछा जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो चलिए उसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो इस क्यूब के अंदर देखिए यहाँ कहीं भी कोई एटम नहीं होगा, कहीं भी कोई एटम नहीं होगा, केवल और केवल इसके कॉर्नर पर ही सारे एटम होंगे। तो पहले इसको नोट कर देते हैं। इन सिंपल यूनिट सेल एटम्स आर फिटेड इन कॉर्नर।
फिटेड इन कॉर्नर, एटम हमारे कॉर्नर में फिट होंगे। दूसरी बात कंडीशन ये होगी, जैसे एक एटम यहाँ फिट है, एक एटम यहाँ फिट है, तो दोनों एटम के बीच में आपको देखिए गैप दिखाई दे रहा है। जब ये सिंपल यूनिट सेल होगा तो दोनों एटम एक दूसरे के साथ टच करेंगे। मतलब ये वाला एटम अगर हमारा ऐसा है तो ये वाला एटम हमारा ऐसा बनेगा। मतलब ये दोनों एटम, अब यहाँ पे ये जो एटम बनेगा, ये वाला एटम ये कुछ इस तरीके से इसको टच करेगा। मतलब एवरी एटम आर कॉन्टैक्ट विथ अनदर कॉर्नर एटम, ये हमारा होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं एवरी एटम्स आर कॉन्टैक्ट विथ, ये सब जानिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनदर एटम्स, सभी एटम्स एक दूसरे एटम्स से कनेक्टेड होंगे। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कुल कितने होंगे जब ये सिंपल क्यूब बनेगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं। सपोज करिए कि ये एक एटम हमारा इस तरीके से हो और उस एटम की डायमेंशन हमारी d हो, तो रेडियस हमारा r होगा। रेडियस हमारा, रेडियस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये रेडियस हमारा r होगा। अब इन डायमेंशन और रेडियस के अकॉर्डिंग इनको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। देखिए एक एटम हमारा ये था, जब इस एटम को सपोज करिए कि हम ऐसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर लें, इस एटम को हम लोग हाफ पार्ट में डिवाइड कर लें। अब देखिए क्या ये हाफ पार्ट यहाँ पे आके बैठा हुआ है, हाफ पार्ट भी नहीं बैठा हुआ है। जब इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा बनाएं, मान लीजिए कि ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब इसकी बात कर रहे थे हम लोग, इसकी बात कर रहे थे। इस समय ये हमारा क्या है, 1/2 है, हाफ है। क्या इस कॉर्नर पे हाफ हमारा बैठा हुआ है? बिल्कुल नहीं। अब अगर इसे एक पार्ट में और हम लोग ऐसे काट दें, एक पार्ट में और हम लोग काट दें, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ज़्यादा हो गया, ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा पार्ट बनेगा। मतलब ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो क्या ये 1/4 यहाँ पे फिटेड होगा? 1/4 भी नहीं फिटेड होगा। ये हमारा जो एटम्स फिटेड होगा, ऐसे देखिएगा, जब इसको इधर से भी एक पार्ट हम लोग काट दें तो ये हमारा ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, इतना पार्ट एक कॉर्नर में आकर फिट होगा। देखिए इतना पार्ट एक कॉर्नर में आकर फिट होगा और ये कितना होगा, 1/8। क्योंकि देखिए जब पूरे इस सेंटर को हमने हाफ किया तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। और जब 1/2 को हमने दो भागों में डिवाइड किया तो कितना हो गया, 1/4। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। जब इसको फर्दर हमने दो भागों में डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। मतलब हम ये कह सकते हैं सॉरी, सिंपल क्यूब सेंटर में ये जो कॉर्नर पे एटम्स होंगे वो कितने एटम्स होंगे, 1/8 एटम्स होंगे, 1/8 एटम्स होंगे। तो इस तरीके से चलिए इनके बारे में हम लोग निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूब सेंटर, सिंपल क्यूब सेंटर, इसे हम लोग बोलते हैं SCC। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे कुल कितने होंगे जब हम काउंट करेंगे? तो पहले देखिए कॉर्नर फेस कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। जब इस तरीके से देखेंगे तो 1 2 3 4 कॉर्नर नीचे हैं और 4 कॉर्नर ऊपर हैं। टोटल नंबर ऑफ 8 कॉर्नर हैं और एक कॉर्नर पर
इस क्यूब का मतलब इस एटम का कुल कितना पार्ट हमारा अरेंज है, 1/8 पार्ट अरेंज है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1/8 पार्ट जो हमारा अरेंजमेंट है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 1/8 एक कॉर्नर पे अरेंज है इनटू नंबर ऑफ कॉर्नर 8 हैं, तो ये हो जाएगा 1। इट मीन्स सिंपल क्यूब सेंटर में वेरी इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स केवल 1 होते हैं। सिंपल क्यूब सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है, इन सिंपल क्यूब सेंटर हाउ विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन रिप्रेजेंटेड, तो कितने होंगे, 1 होंगे। आप ऐसे देखेंगे कई सारे एटम्स बने रहेंगे, लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये भी फेस चपटी है, नीचे भी चपटा है, इधर भी चपटा है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा, जब कभी भी आप देखिएगा एक कोई गोला गेंद या आलू ले लीजिए और उसे आप पहले क्या करिए, इस तरह से एक पार्ट में काटिए, फिर उसके 4 पार्ट बनाइए, उसके बाद उन चारों पार्ट को देखें। जब ये बनता कैसे हैं, आप ये देखिएगा, ये ऐसे बनता है कि जब हमने किसी एक, मान लीजिए कि आलू के स्लाइस को हमने लिया और इसे हमने पहले हाफ पार्ट में किया, देखिए एक पार्ट हमारा ये बना। जब 4 भागों में किया, पहले हाफ इधर कर दिया, दूसरा हाफ इधर कर दिया, तो सेकेंड वाले हाफ को हमने फर्दर 4 स्लाइस में कट करेंगे, तो पहले एक स्लाइस, इस वाले स्लाइस को आप देखिए, इस वाले स्लाइस को जब हम लाएंगे तो ये वाली स्लाइस हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। चलिए ये हमारी हो गई। अब इस वाली स्लाइस को हम पलट के इस स्लाइस के नज़दीक लाएंगे। दूसरी वाली स्लाइस जो हमारी होगी, ये हमने इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। देखिए एक स्लाइस हमारी ये हो गई, एक स्लाइस हमारी ये हो गई। तीसरी स्लाइस हमारी हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ऐसे नीचे रखेंगे और ये हो गई। चौथी स्लाइस हम यहाँ पे ऐसा रखेंगे और ये हो जाएगा। और जब आप 3D में देखेंगे तो, एक मिनट, जब आप इसे 3D में देखेंगे तो ये वाली स्लाइड जो हमने रखा हुआ है, ये वाली जो स्लाइस हमने रखा है, ये यहाँ तक आई हुई है, जब आप 3D में देखेंगे तो ये वाली स्लाइस कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। अब ये जो आपको एक कॉर्नर बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? जब यहाँ से एक ये सर्किल पूरा होगा तो इस तरीके से जाएगा, मतलब देखिए यहाँ से आपको हम रिप्रेजेंट करवा दे रहे हैं कि ये कितना पार्ट आपका मिलेगा। सपोज करिए कि ये सर्किल आपका अगर यहाँ से पूरा हो तो एक कंप्लीट स्लाइस हमारी बनेगी, है ना। तो इसका मतलब अब ये हाफ स्लाइस ये हो जाएगी और हाफ स्लाइस ये हो जाएगी, मतलब एक आधा पार्ट इधर, एक आधा पार्ट इधर, और उसके बाद उसको हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया और यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो ये दो 4 हो गए। और इसके बाद इस हाफ का जब 4 हो जाएगा तो इसके ऊपर वाले का भी 4 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएंगे। 8 में केवल एक पार्ट यहाँ पे अरेंजमेंट में आएगा। तो इस तरीके से एक कॉर्नर पे जब हम ध्यान से देखेंगे, ये भी हमारी जब स्लाइस ऐसे आएगी तो ये हमारी स्लाइस देखिए इस तरीके से, ये वाली स्लाइस जो हमारी फिट होगी ये 1/8 पार्ट होगा। जब इस स्लाइस की बात करेंगे तो ये वाली स्लाइस हमारी 1/8 पार्ट होगा। 1/8 ये हो जाएगा, 1/8 ये, 1/8 ये, 1/8 ये, 1/8 ये और 1/8 ये। टोटल मिलाकर नंबर ऑफ एटम्स हमारे कुल कितने हो जाएंगे? 1/8 × 8। टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8, और एक कॉर्नर पे कितने एटम हैं? 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने निकल जाएंगे? 1। ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें अगर आपसे रेडियस पूछता है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस के लिए आप देखिएगा, यदि हम इसकी वैल्यू, अच्छा सपोज करिए इसे ए से भी मानते हैं लोग, चाहे इसकी डिस्टेंस को आप ए मानिए,
और चाहे इसके डिस्टेंस को आप d मानिए। सपोज करिए इसके एक मॉलिक्यूल की रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके मॉलिक्यूल की रेडियस r है। रेडियस r कैसे होगी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमारी कितनी होगी, r होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमारी कितनी होगी, चाहे a मानिए चाहे d मानिए। तो अब ये हमारा हो गया हाफ रेडियस। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हाफ रेडियस के बराबर ही तो है, और ये इधर जब जाएगा तो हाफ रेडियस, तो ये हाफ रेडियस ये हाफ रेडियस, मतलब ये हमारा r हो जाएगा, ये r और ये r, और टोटल r और r मिलाकर a है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू रेडियस r इज इक्वल टू, अच्छा r बराबर a/2 के दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, a/2 के दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2r। तो इस तरीके से ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, केवल एक पॉइंट इस फार्मूले के लिए ये सारा स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना होता है। तो यहाँ से हमने कंप्लीट किया सिंपल क्यूब सेंटर। चलिए अब हम लोग सेकेंड कंप्लीट करते हैं, फेस क्यूब सेंटर, देन कंप्लीट करेंगे बॉडी क्यूब सेंटर, और देन हम लोग कंप्लीट करेंगे हेक्सागोनल पैक्ड सेंटर। तो इस तरीके से हम लोग अपने इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए तो ये देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया अपना सिंपल क्यूब सेंटर के बारे में, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे, और अगर हम बात करेंगे उसके एटम्स और डायमेंशन के रिलेशन के बारे में, तो एटम्स मतलब दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस रेडियस इज इक्वल टू a/2 होगा। ये हमारा इस तरीके से होगा। अब इसे प्राइमेटिव यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं, तो नोट पॉइंट चाहे करके लिख लीजिएगा, इट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हमारा हो गया। इसका एग्जाम्पल बात करेंगे कि लगभग कौन कौन से मटेरियल में ये हमारा सिंपल क्यूब सेंटर बनता है। तो जैसे हमारा हो जाता है मैग्नीज हो जाता है, फॉस्फोरस हो जाते हैं, इन सारे मटेरियल में हमारा सिंपल क्यूब सेंटर बनता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीज कॉमा फॉस्फोरस, ये हमारे हो गए इसके एग्जाम्पल्स। चलिए दूसरा हम बात करते हैं फेस क्यूब सेंटर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फेस क्यूब सेंटर हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फेस क्यूब सेंटर। चलिए फेस क्यूब सेंटर जिसे हम लोग FCC के नाम से जानते थे। फेस क्यूब का मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कॉर्नर पे तो रिप्रेजेंट होंगे ही। ऐसा देखिए, एक हम यूनिट सेल बनाएं, एक यूनिट सेल हम लोग बनाएं, इस यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कॉर्नर पे भी रिप्रेजेंट होंगे। पहले आपको इस तरीके से दिखा दें, कॉर्नर पर भी रिप्रेजेंट होंगे, और साथ में जितनी फेस होगी उतनी फेस के सेंटर में भी रिप्रेजेंट होंगे। जैसे एक ऊपर वाली फेस है तो एक एटम यहाँ पे होगा, एक फ्रंट वाली फेस है यहाँ पे होगा। अच्छा इसका टॉप ये भी बना दे थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट आपका इस तरीके से ये होगा। तो देखिए एक एटम आपका ऊपर वाली फेस में होगा, एक आपका नीचे वाली फेस में, एक साइड वाली में, एक इस साइड वाली में, और एक आपका ये फ्रंट वाली में होगा, और एक इसके पीछे ये बैक वाली में होगा। टोटल इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रेजेंट होंगे। मतलब नंबर ऑफ एटम्स आर फिटेड इन कॉर्नर एंड सेंटर फेस। सारे सेंटर फेस पे होंगे और कॉर्नर पे होंगे।
तो ऐसे देखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स आर फिटेड इन कॉर्नर्स एंड फेसेस। कॉर्नर और फेस पर नंबर ऑफ एटम हमारे अवेलेबल होंगे। अब नंबर ऑफ एटम कितने अवेलेबल होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कॉर्नर की आपको बात करेगा, ये कॉर्नर की बात करेगा, तो कॉर्नर में हमेशा अगर क्यूब बना हुआ है तो एक जगह 1/8 एटम ही आएगा। ये आपको सभी के लिए याद रखना है। जहाँ जहाँ कॉर्नर पे एटम अवेलेबल होंगे, यदि उनका स्ट्रक्चर क्यूब होगा, तो अगर स्ट्रक्चर बदल जाए तो 8 नहीं होगा, 1/8 नहीं होगा, फिर हम लोग निकाल लेंगे उनसे। तो यहाँ पर देखिए, ये होगा 1/8 कॉर्नर पे होगा। और अगर इनके सेंटर की बात करेंगे तो आप देखिए, ये सेंटर पे जो भी एटम होगा, दूसरा हम क्यूब बना ले रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पर जो भी एटम होगा, यहाँ पर जो भी एटम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब ऑब्वियसली कि इसका आधा पार्ट होगा, आधा पार्ट इसके अंदर होगा। सिमिलर वही बात करते हैं, यहाँ पर जो भी एटम होगा ये इसका आधा पार्ट होगा और हाफ पार्ट क्या होगा, नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा। देन हम बात करेंगे इस पे जो सेंटर पे होगा, इस पर भी सिमिलर वही केस होगा, इस तरीके से हाफ पार्ट होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर में जो बीच वाली फेस पर एटम्स होंगे वो उनका केवल आधा पार्ट ही होगा अंदर, और आधा पार्ट हमारा क्या होगा, नहीं होगा। जैसे आप बॉल को ले लीजिए, बॉल को आधा काटिए और उसके बाद जब आप आधा काटेंगे तो आधी बॉल फ्लैट दिखेगी, वो आधी बॉल पूरी इसमें। जैसे इसका अगर हम ऐसे व्यू बनाएं, एक फ्रंट व्यू बनाएं 2D डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कॉर्नर पर तो 1 होंगे, कॉर्नर पर तो 1 होंगे। उसके बाद ये जो सेंटर में होगा, ये सेंटर पे होगा, ये हाफ होगा इस तरीके से, और हाफ इसका बाहर होगा। यहाँ पर भी ये हाफ होगा और यहाँ पर भी ये हाफ होगा और यहाँ पर भी ये हाफ होगा। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि नंबर ऑफ एटम जो सेंटर फेस पे 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी है, 6 है। तो उन नंबर ऑफ फेसेस में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे, एक फेस पर आधा एटम है, एक फेस पर आधा एटम है, यहाँ पर भी आधा एटम है, तो यहाँ पे हाफ एटम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, देखिए 8 कॉर्नर प्लस हमारे कितने हो जाएंगे, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर प्लस 6 फेसेस। अब एक कॉर्नर पर कितने हैं, 1/8 होते हैं, एक कॉर्नर पे 1/8 होते हैं। तो इस तरीके से एक कॉर्नर पे 1/8 हो गए, तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर पे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 फेसेस हैं, एक फेस पर हाफ मॉलिक्यूल है, तो 6 फेस पर 6 इंटू हाफ हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 1/8 का मतलब 1 प्लस 6 इंटू 2 का अपॉन 2 का मतलब 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, यदि n की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू हमारा इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि FCC में नंबर ऑफ एटम्स कुल कितने होते हैं। तो यहाँ से आपको तुरंत निकाल लेना है, इन FCC नंबर ऑफ एटम्स विल बी 4, नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट नहीं, इक्वल टू 4। तो इस तरीके से ये निकाल लेना है। अब इसे आप निकालिए, नोट करिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पे भी रिलेशन निकाल लेते हैं रेडियस और इनके किसके, डायमीटर के बारे में,
ए और आर के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। चलिए अब इस पे हम लोग रिलेशन बिटवीन डायमेंशन एंड रेडियस पे हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या होगा। रिलेशन बिटवीन डायमेंशन एंड रेडियस, डायमेंशन और रेडियस पे हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अब इसमें आपको ये समझना होगा कि ये जो हाफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ जो 1/4 मॉलिक्यूल था, अब ये देखिए ये जो 1/4 मॉलिक्यूल होगा ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ये जो 1/4 मॉलिक्यूल होगा, ये 1/4 मॉलिक्यूल एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बीच में हाफ मॉलिक्यूल आ गया है और ये हाफ मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिटेड हो जाएगा कि इन सब को कांटेक्ट करेगा। ये जो हाफ मॉलिक्यूल होगा इस तरीके से इन सब को कांटेक्ट करेगा। थोड़ा सा डायग्राम आपका सही नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो हाफ मॉलिक्यूल होगा इस तरीके से सबको कांटेक्ट करेगा। मतलब ये हाफ मॉलिक्यूल हो गया, ये हाफ मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए बेस्ट बनेगा। ये 1/4 हो गया। सिमिलर, अच्छा इसको और अच्छा डायग्राम बना देते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। मान लीजिए एक हमारा ये हो गया इस तरीके से यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में थोड़ा सा और छोटा बना दें। इस यूनिट सेल में हमारा क्या हो जाएगा? पहला ये हाफ मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा ये हाफ मॉलिक्यूल हो गया, तीसरा हाफ, चौथा हाफ मॉलिक्यूल हो गया। ये चारों हमारे हाफ मॉलिक्यूल हो गए। अब इसके बाद इन हाफ मॉलिक्यूल के बाद यहाँ पर देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4 हमारा हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ऐसा अरेंजमेंट हमें दिखाई देगा। अब इस पे जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे बिटवीन डायमेंशन एंड रेडियस तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये कुछ हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। अब 1/4 हो गया, लेकिन अगर इसके बात करेंगे तो ये रेडियस r के बराबर ही तो रहेगा। ये भी रेडियस r के बराबर रहेगा और बीच में ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये हमारा किसके बराबर होगा? 2r के बराबर में होगा। ये हमारा किसके बराबर में होगा? 2r के बराबर में होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये हमने कितना लेना था? ये हम लोग लिए थे a। और अगर इसके हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट भी हम लोग कितना ले रहे थे? a ले रहे थे। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए हम ऐसे कर दें a b c d। इस तरीके से अगर हम बात कर दें तो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए सी डी, ऐसे देखिएगा, इन ट्राइंगल ए सी डी में जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देन ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है?
टोटल AC की वैल्यू, ये है R, ये है 2R और ये है R, मतलब R प्लस R 2R प्लस 2R इज इक्वल टू 4R हो जाएगा। ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से AD की वैल्यू, AD इज इक्वल टू हम लोग A लिए थे, A का स्क्वायर प्लस इसका इज इक्वल टू A हम लोग लिए थे, ये हमारा हो गया एटम्स A स्क्वायर। अब यहाँ से 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। देन यहाँ से 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, या हम लोग ऐसा ले लें, दोनों को अगर हम लोग रूट ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर आएगा 2R इज इक्वल टू A रूट 2। देन यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो A रूट 2/2 आएगा, या यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो A अपान रूट 2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे इसमें, किसके बारे में, अपने R और इसके बारे में। चलिए, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा ये था फेस क्यूब सेंटर, सिमिलर हम लोग अब डिस्कस करेंगे बॉडी क्यूब सेंटर, जब उसके बॉडी में एक एटम्स हमारा हो। इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि कॉर्नर एटम्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, कॉर्नर एटम्स विल नॉट कांटेक्ट विथ अनदर कॉर्नर एटम्स। चाहे इसे यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि कॉर्नर एटम will not contact with another corner atoms। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। चलिए, इसे राइट डाउन करिए, दोनों आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं बॉडी क्यूब सेंटर BCC। तो इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं BCC। अच्छा, यहाँ से उल्टा हो गया ये ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा देखिएगा, ये 4R का स्क्वायर नहीं होगा, ये टोटल जो है 4R का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि AC की वैल्यू 4R के बराबर हमने केवल R स्क्वायर लिख दिया था। तो यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये छोटी सी मैथमेटिक्स थी, तो ये हो जाएगा 8R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा करेंगे, अगर 4R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से R और A की वैल्यू हम लोग किसी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 4R बराबर या 2R बराबर, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे देखिएगा, वो मैथमेटिक्स था, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, इसे पूरा राइट डाउन करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बॉडी सेंटर क्यूब के बारे में। जैसे फेस सेंटर क्यूब में प्रत्येक कॉर्नर एटम के बाद वहाँ पर हर फेस में एक एटम होता था, तो बॉडी सेंटर क्यूब में क्या होता है कि प्रत्येक कॉर्नर एटम के बाद उसके बॉडी के बीचों बीच एक एटम पूरा का पूरा बैठा होता है, वो ना कटेगा ना कुछ होगा, पूरा होल एटम वो जहाँ जाकर वहाँ पे फिट हो जाएगा और बाकी कॉर्नर में एटम फिटेड रहेंगे। तो इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बॉडी सेंटर क्यूब के बारे में। इसका एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम, निकिल, कॉपर, सिल्वर, इसके सारे एग्जाम्पल होते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो इसके एग्जाम्पल जो हमारे होते हैं, जैसे जितनी महंगी धातु हैं, एल्युमिनियम, निकिल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा, सारी महंगी धातुएं हमारी, ये हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, फेस क्यूब सेंटर के अंतर्गत आती हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर क्यूब BCC। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बॉडी क्यूब सेंटर के बारे में। यहाँ बीच में हम लोग शुरू कर देते हैं, ये हमारे पास स्पेस है।
हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी क्यूब सेंटर BCC, बॉडी क्यूब सेंटर, बॉडी क्यूब सेंटर। इसमें क्या होगा कि कॉर्नर एटम पर तो होंगे, ऐसे देखिए, जब आप ये देखेंगे एक सेल हमने लिया, इस तरीके से हमने एक सेल ले लिया, इस सेल पर कॉर्नर पर तो एटम हमारे होंगे, कॉर्नर पर एटम होंगे, लेकिन साथ में एक एटम हमारा, देखिए यहाँ बॉडी की बात कर रहा है, उस बॉडी के अंदर पूरा कंप्लीट एक एटम हमारा होगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे देखिए, नंबर ऑफ टोटल एटम्स n इज इक्वल टू, अच्छा कॉर्नर हो जाएगा, कॉर्नर एटम्स प्लस ये हमारा किस में हो जाएगा, बॉडी एटम्स, जो उसके कॉर्नर में एटम होंगे उसकी संख्या प्लस उसके जो अंदर बॉडी के अंदर एक एटम बैठा हुआ है उसकी संख्या को ऐड कर देंगे। कॉर्नर में कुल कितने एटम होंगे, n इज इक्वल टू 1/8 एटम इंटू 8 कॉर्नर प्लस बॉडी में 1 एटम होंगे, देन इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1, इट मीन्स n बराबर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि हमारा BCC में कुल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया, सिंपल क्यूब सेंटर मतलब SCC में नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, कहाँ गया, ये है, और FCC में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, और उसके बाद BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। तो इनको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन डायमेंशन एंड एटम्स। डायमेंशन एंड एटम्स, एटम्स और डायमेंशन के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसकी पैकिंग के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए इसकी जो पैकिंग होगी ये कुछ इस तरीके से पैक्ड होगा। अगर इसकी हम लोग पैकिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से पैक्ड होगा। कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। देखिए एक एटम जो कॉर्नर में होगा, कॉर्नर पीस का एटम आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा, और जो सेंटर का एटम होगा वो कुछ इस तरीके से पैक्ड होगा, वो कुछ इस तरीके से पैक्ड होगा। मतलब एवरी कॉर्नर विल नॉट टच इटसेल्फ, कोई भी कॉर्नर अपने आप को एक दूसरे से नहीं टच करेगा, लेकिन एवरी कॉर्नर आर कनेक्टेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर एटम, आंतरिक एटम से सभी कनेक्ट होंगे। तो जब हम देखेंगे इनके बीच की डिस्टेंस, तो आप ये जानते हैं ये टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो, टोटल डिस्टेंस निकालना हो, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, r 2r और r हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ट्रायंगल जनरेट करेंगे। सपोज करिए पहले इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा हो जाए A B C D, यहाँ पे हमारा हो जाए E F G। इस तरीके से ये इसे हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, ये हमारा हो जाए, इसे भी हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखता रहे। चलिए ये हमारा हो गया A B C D E F और G। जब इनके बीच के एटम्स की बात करेंगे तो आपको मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग एटम्स कितना लेते थे, एक एटम लेते थे, एक एटम लेते थे, और यहाँ से लेके
यहाँ तक भी हमारा एक एटम होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारा एक एटम होगा। इस तरीके से हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एटम। अब इसमें हमें देखिए, ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये सेंटर में जो मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर होगा। 3D में आप देखेंगे तो इसके नीचे और इसके अंदर होगा। और जब वहाँ से हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच एक ऐसे हेक्सागोनल लाइन खींचेंगे, हेक्सागोनल लाइन खींचेंगे तो वो जो लाइन हमारी जाएगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसी पूरी कंप्लीट जाएगी, उसके बीचों बीच सेंटर से होती हुई जाएगी। और इस तरीके से आप ऐसा देखिए, ऐसा आपको दिखाई देगा एक ट्राइंगल, ऐसा एक ट्राइंगल आपको दिखाई देगा। ये वाली जो लाइन जाएगी बिल्कुल देखिए, ये वाला आइटम इसके सेंटर में है और उस सेंटर के बीचों बीच एक लाइन जाएगी तो वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच कराएगी। मतलब हमें रिलेशन किसके बीच में निकाल लेना है, बी और एफ के बीच में हमें रिलेशन निकाल लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल, ऐसा देखिएगा, इन ट्राइंगल बी जी एफ, बी जी एफ, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल बनेगा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी और एफ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए एफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ से बी जी की वैल्यू नहीं पता है लेकिन जी एफ की वैल्यू कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा, बी जी की वैल्यू नहीं पता है, बी जी स्क्वायर प्लस जी एफ की वैल्यू ए के बराबर है, ए स्क्वायर हो गया। देन अब बी जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी जी बराबर, जब बी जी फाइंड करेंगे तो ये वाला ट्राइंगल देखिए बी सी जी, इन बी सी जी की बात करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये ट्राइंगल बनेगा। तो इन ट्राइंगल बी सी जी हम यहाँ क्या करेंगे, बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर, सी जी स्क्वायर। अच्छा, बी सी की वैल्यू कितनी है, ए है, और सी जी की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ये हमारा हो जाएगा बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन यहाँ से बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। देन यहाँ से बी जी इज इक्वल टू √2a। तो इस तरीके से हमें बी जी की वैल्यू मिल गई। अब बी जी की वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू जो हमारी आएगी एफ बी स्क्वायर बराबर √2a, ए बाहर रहेगा, √2a प्लस ए स्क्वायर। देन यहाँ से अब हम लोग एफ बी की वैल्यू देखिए, एफ बी की वैल्यू हमारी किसके बराबर में होगी, आर प्लस 2r प्लस आर के बराबर में होगी। तो जब उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। टोटल वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो आर बराबर, देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, वो टोटल ये सीधे सीधे इसकी वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू a√3/4। जब आप सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ से a√3/4 आएगी। तो इस तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर BCC, बॉडी क्यूब सेंटर के लिए। बॉडी क्यूब सेंटर में क्या होगा, एक कंप्लीट एटम उसके बॉडी में होगा और बाकी 1/4 इसके कहाँ पे होंगे, कॉर्नर एटम्स होंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा बॉडी क्यूब सेंटर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो 1/8 कॉर्नर पे हैं और 8 कॉर्नर हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 × 8 यानी कि 1 प्लस एक सिंगल एटम अंदर है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटम हो जाएगा। अब एक लास्ट एटम आपको बताते हैं, HCP क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, HCP। चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, HCP क्या होता है। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। HCP it means hexagonal closed pack। ये हमारा कैसे स्ट्रक्चर में होगा, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होगा। हेक्सागोनल हमारा कैसा होता है, देखिए इस तरीके से हमारा एक हेक्सागोनल होगा। ये हमारे ऐसे जाके मिलेंगे, ऐसे हो जाएंगे। देन आफ्टर ये जो स्ट्रक्चर हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उसको हम लोग निकाल लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं आपकी होंगी। इसमें भी जो कॉर्नर पे होंगे वो कॉर्नर पे एटम ज़रूर होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये एटम, ये एटम, ये इस तरीके से इसके जितने कॉर्नर होंगे टोटल कॉर्नर पर एटम होंगे, सारे कॉर्नर पर एटम होंगे। और इसके सेंटर में 3 कंप्लीट एटम होते हैं। इस तरीके से 1 एटम, 2 एटम और 3 एटम। जब इसे आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से तीनों एटम यहाँ पे सेटल्ड किए गए होते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें 3 कंप्लीट एटम उसके सेंटर में हो और कॉर्नर पर भी एटम, सारे एवरी कॉर्नर पर एटम हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें देखिए इन दिस स्ट्रक्चर एटम्स आर फिटेड इन these structure atoms are fitted in every corner point, every corner, and 3 atom are fitted in सेंटर ऑफ, ये हमारा क्या हो गया हेक्सागोनल, सेंटर ऑफ हेक्सागोनल। यहाँ पर देखिए आपसे जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स कुल कितने होंगे, तो हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इस पे एंगल के माध्यम से निकालते हैं। आपको पता है ये 120 डिग्री होता है, ये 120, ये 120, ये 120, इस तरीके से निकालते हैं। तो आपको टोटल बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ये होता है देखिए टोटल इस पे कुल कितनी फेस होती हैं, एक कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें कॉर्नर पीस होते हैं, सॉरी कॉर्नर पॉइंट होते हैं 12। और एक कॉर्नर पॉइंट पे अब आप देखेंगे कि वहाँ पर तो 1/8 पार्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 6 कॉर्नर फेसेस हैं, इसीलिए यहाँ पर 1/6 पार्ट ऑफ एटम एक कॉर्नर पर होता है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉर्नर एटम प्लस सेंटर एटम प्लस सेंटर एटम्स। अब इसके बाद इसे बैलेंस करने के लिए 2 हाफ एटम इसके अपर फेस और इसके लोअर फेस पे भी लगाए जाते हैं। हाफ एटम इन द सेंस ये है कि ये फ्लैट फेस होती है, तो यहाँ पर जो एटम हमारा जाएगा इस तरीके से रहेगा, और
यहाँ पर भी जो एटम हमारा जाएगा वो इस तरीके से रहेगा। एंड 2 हाफ एटम्स आर इन इट्स टॉप एंड बॉटम फेस। टॉप एंड बॉटम फेस, तो इसके टॉप और बॉटम फेस पर भी एक हाफ एटम्स होते हैं। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स जब हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉर्नर एटम्स प्लस सेंटर्ड एटम प्लस ये हमारे क्या हो जाएंगे 2 फेस एटम्स। अब देखिए कॉर्नर पे हमारे कुल कितने एटम होंगे, तो कॉर्नर पे हो जाएंगे 1/6। एक कॉर्नर पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट ये 1/6 होगा। और उसके बाद इनटू टोटल कॉर्नर देखिए कितने हैं, यहाँ पर एक कॉर्नर इधर है, मतलब 6 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे हैं, तो इसीलिए टोटल हमारे कितने कॉर्नर हो गए 12 कॉर्नर। 6 कॉर्नर नीचे 6 कॉर्नर ऊपर हो गए, टोटल 12 कॉर्नर हो गए। प्लस यहाँ पर जब हम सेंटर्ड एटम की बात करेंगे तो सेंटर में कंप्लीट 3 एटम्स होते हैं, तो +3। प्लस फेस की बात करेंगे तो फेस पे हाफ एटम इधर है, हाफ एटम इधर है, मतलब 2 एटम हैं और दोनों कितने हैं हाफ हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 2 + 3 + 1, इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ से याद रखिएगा, देखिए फिर सारे एटम्स की बात करेंगे। अच्छा इसके आर की वैल्यू भी लिख दें, फिर इसके बाद यहाँ से जब हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो देख लीजिएगा। 2r बराबर a होता है, ये सीधे ऐसे लिख दे रहे हैं, या r बराबर a/2 होता है। जब r की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इस तरीके से होता है। आपने देखा हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर की बात की, तो उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जिसकी वैल्यू निकाली उसमें से ये देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स जब हमने बात किया सिंपल क्यूब सेंटर का, तो n बराबर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। जब हमने बात किया फेस क्यूब सेंटर का, तो फेस क्यूब सेंटर में हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ़ एटम हमारा यहाँ पे देखिए 1 + 3 4 आ गया, यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम 4 आ गया। देन हमने बात किया था बॉडी क्यूब सेंटर का, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम हमारे बॉडी क्यूब सेंटर के लिए कितने आ रहे थे, ये हमारे आ रहे थे नंबर ऑफ़ एटम्स 2 आ रहे थे। देन हमने बात किया HCP में नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे कितने आ गए 6। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे HCP में होंगे, फिर FCC में होंगे, फिर BCC में होंगे, फिर SCC में होंगे। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसको कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि सिंपल क्यूब सेंटर को S से डिनोट करेंगे, बॉडी क्यूब को F से, और फेस क्यूब को F से, बॉडी क्यूब को B से, और हेक्सागोनल को H से। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे देखिएगा जब आप बनाएंगे ट्रिक तो ये हो जाएगा HF BS, इस तरीके से आप याद करेंगे, और इनका जो सीरियल होगा 6 4 2 1। इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप चाहे आप कैसा भी ट्रिक आप अपने हिसाब से बनाकर याद करिए, लेकिन ये नंबर ऑफ़ एटम्स आपको याद करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपका डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। चलिए ये आप नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग स्टैकिंग टेंडेंसी के बारे में देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स जब कनेक्ट होंगे तो उनके बीच में ये जो वॉइड्स रह जा रहे हैं, इन वॉइड्स का कितना वॉल्यूम होगा, और ये वॉइड्स हमारे
कैसे होंगे। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग अपने वॉइड्स के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपने वॉइड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, इसे रिमूव करते हैं। चलिए अब उनके वॉइड्स के बारे में हम लोग निकाल लेते हैं। बीच में वॉइड्स हमारे कितने होते हैं और क्या होते हैं, उन वॉइड्स को जब हम लोग निकालते हैं तो हमें एक टर्म निकालना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, इट मीन्स इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, या इसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन या हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। पहले समझते हैं कि ये पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है। तो आप देखिए, जो हमारे पास एक यूनिट सेल होता है, इस तरीके से अगर हम बात करें एक यूनिट सेल की, तो इस यूनिट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आ सकते हैं, उसी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम को पैकिंग इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज करिए, इस पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे इस तरीके से जो फिटेड होंगे, इस तरीके से हमारे फिटेड होंगे, अब इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जितने वॉल्यूम में हमारे फिटेड होंगे उसी को हम लोग पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। तो किसी यूनिट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम के फिटेड होने की कैपेसिटी को हम लोग पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे देखिएगा, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम for maximum number of atom in unit cell is called packing efficiency. Is called packing efficiency. इसे हम लोग ACF से डिनोट करते हैं। ऐसे इट इज डिनोटेड बाय APF,
एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन and it is also denoted by volume of occupied by average number of atoms upon volume of unit. वॉल्यूम ऑफ यूनिट ये हमारा होता है। जैसे एटॉमिक फ्रैक्शन की बात करेंगे तो एटॉमिक फ्रैक्शन या एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है जैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उसमें डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट। इस टोटल यूनिट के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा निकल के आ जाता है पैकिंग इफ़िशियंसी। अब आप देखिए एक मॉलिक्यूल इस तरीके से ऐसे पैक्ड है। जब आप 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे ऐसे मॉलिक्यूल इसमें पैक्ड हैं। आप देख रहे हैं जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे तो अगर ये A है, ये A है, ये A है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। मतलब इस वॉल्यूम ऑफ यूनिट, इस यूनिट का वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। और इसके लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने होंगे तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा स्ट्रक्चर हम लोग ले रहे हैं। HCP ले रहे हैं, BCC ले रहे हैं, SCC ले रहे हैं या FCC ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ एटम्स डिफाइन रहेगा कि नंबर ऑफ़ एटम्स कुल कितने होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। चलिए निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, इनके बीच ये जो वाइड्स होता है ये नोट पॉइंट करके देखिएगा। अगर इसे हम वाइड्स निकालना चाहें, वाइड्स अगर हम निकालना चाहें तो वाइड्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ACP, या इसे हम लोग परसेंटेज में अगर निकालते हैं तो वाइड्स इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ACP, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ACP ऐसे निकालते हैं। देखिए इसे हम लोग सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं फॉर, जैसे पहला एग्जांपल अगर हम लोग ले लें किसके लिए, सिंपल क्यूब सेल के लिए, SCC फॉर SCC के लिए हम लोग ले लेते हैं। तो जब SCC के लिए निकालेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जब हम लोग बात करते थे सिंपल क्यूब सेंटर की तो वो कुछ देखें, इसकी डिस्टेंस हम लोग A लेते थे, इसकी भी हम लोग A लेते थे और ये भी हमारी A हो जाती थी। देन यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक मॉलिक्यूल एटम ये होता था, ये होता था, ये होता था, ये होता था, सब आपस में कनेक्टेड होते थे। तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितने आते थे, 1 आते थे। नंबर ऑफ एटम 1 आते थे और ये स्फेरिकल शेप में होंगे। तो अब अगर हम मान लें कि n नंबर ऑफ एटम्स हों और उस स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से होगा। इस एटम के वॉल्यूम को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसका जो हमारा हो जाएगा टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें निकालेंगे जब ये हो जाएगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n होंगे
इंटू वॉल्यूम 4/3, एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट, इसका यूनिट वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू ए, मतलब ये हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे, जब ये हमारा सिंपल क्यूब सेंटर के लिए था तो यहाँ पर n बराबर कितना होता था, 1 होता था, n बराबर 1 होता था। तो हम यहाँ से n और r की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू, जब r की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो r बराबर हमारा होता था a/2। सिंपल क्यूब सेंटर के लिए याद रखिए r बराबर a/2 होता था, a/2 का क्यूब अपॉन a क्यूब से a क्यूब हमारा कैंसिल हो जाता था। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। टोटल जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF इज इक्वल टू, ये टोटल इसकी वैल्यू आएगी लगभग 52। अगर इसको परसेंटेज में कर देंगे इनटू तो ये हमारा आ जाएगा 52%। एटॉमिक पैकिंग नंबर हमारा आएगा, मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू 0.5 के आसपास आएगी। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.52 आएगी और जब इनटू 100 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 52% के आसपास आ जाएगा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसके बीच में ये जो वाइट्स बचे हुए हैं, इन वाइट्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो 100 में से 52 को घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए वाइट्स बराबर हो जाएगा, वाइट्स इज इक्वल टू 100 माइनस 52 इज इक्वल टू 48, मतलब वाइट्स इसमें ज़्यादा हैं। वाइट्स ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं हैं। ये हमारा होता है एटॉमिक या पैकिंग इफ़िशियंसी। दूसरी बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया सिंपल क्यूब के लिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं किसके लिए, अपने फेस क्यूब के लिए। फेस क्यूब के लिए चलिए यहाँ पर निकालते हैं, इसे रिमूव करते हैं। चलिए हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं फॉर फेस क्यूब सेंटर, फॉर FCC एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम एक्यूपाइड, ऐसे देखिएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स अपॉन यूनिट सेल वॉल्यूम। तो ये टोटल जब निकालेंगे तो APF बराबर ये वही आएगा N 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A का क्यूब। यूनिट सेल उसमें भी तो हमारा रेक्टेंगुलर, हमने एक इस तरीके के ब्लॉक को सेलेक्ट किया था जिसमें ये A था, ये A था और ये था, तो इसका टोटल यूनिट वॉल्यूम हमारा कितना आएगा, A क्यूब आएगा। अब इसके लिए फेस क्यूब के लिए N की वैल्यू कितनी है, 4 है, और R की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से रख लेते हैं। तो APF इज इक्वल टू N की वैल्यू 4 इंटू, जब हम लोग यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 4/3 पाई, इस तरीके से R की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से R इज इक्वल टू, ऐसे R इज इक्वल टू जब रखेंगे तो R² बराबर A²/16
इट मीन्स R बराबर A/8 इस तरीके से रख देंगे। टोटल सॉल्व करेंगे अपॉन A³ तो इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वो लगभग 0.74 या इंटू 100 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो APF इज इक्वल टू 74% आती है। मैक्सिमम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमारा किसका आता है? फेस क्यूब सेंटर का आता है। और इसके लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के बाद इसके लिए जब हम वॉइड से निकालते हैं तो सीधी सी बात है, जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो वॉइड्स हमारे क्या होंगे? कम होंगे। तो वॉइड्स इसका हमारा कितना निकल के आता है? 26%। तो मैक्सिमम जो हमारे वॉल्यूम होंगे एटॉमिक पैकिंग ज़्यादा भरे होंगे वो फेस क्यूब सेंटर में ज़्यादा एटम्स फिल किए जाते हैं दैन बॉडी क्यूब सेंटर या सिंपल क्यूब सेंटर के। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं HCP फॉर HCP के लिए ये देखिए वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इसके लिए हम लोग टोटल जो वैल्यू निकाल के लाते हैं वो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ACF इज इक्वल टू ये आता है 74%, इसमें भी आता है, और वाइट्स इज इक्वल टू ये हमारा आता है आपका 700 माइनस 74 इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका 26। तो इस तरीके से आप देखिए कि सबसे मैक्सिमम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस में होंगे? या तो HCP में होंगे। HCP और FCC दोनों सेम होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन FCC एंड HCP, मैक्सिमम number of atoms are filled। HCP और FCC में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमारे क्या होते हैं? फिल होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमारे फिल होते हैं। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया ना हमारा पैकिंग इफ़िशेंसी के बारे में। पैकिंग इफ़िशेंसी के बारे में एक छोटा सा टर्म आपको देख लेते हैं कि ये एटम्स हमारे किस तरीके से बैठे होते हैं, स्ट्राइकिंग टेंडेंसी उनकी कैसी होती है, आपस में चिपकने की और आपस में स्ट्राइकिंग होने की टेंडेंसी कैसी होती है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, छोटी सी बात है। किस तरीके से हम एटम को स्ट्राइकिंग कराएंगे जिससे उनकी स्ट्राइकिंग टेंडेंसी हमारी मैक्सिमम होगी। चलिए हम लोग बात करेंगे स्टैकिंग सीक्वेंस। या स्टैकिंग टेंडेंसी। देखिए जो मॉलिक्यूल्स हमारे कुछ इस तरीके से रखे होंगे, एटम्स, मान लीजिए एटम्स हमारे कुछ इस तरीके से रखे हैं। पहला एटम रखने का तरीका हमने इस तरीके का अपनाया। उसके बाद ये हो गया मेथड 1। दूसरी बात हम बात करेंगे, ऐसा हम अपने एटम को इस तरीके से हम स्ट्राइक कराएं।
अब इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन दिखाई दे रहा है? ये वाला हमारा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, और ये हमारा लेस स्टेबल होगा। कोई भी चीज़ आप बनाइए, चाहे आप सिंपल सा जैसे लड्डू वगैरह का, मिठाई वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए, तो वो हम इस सीरीज में रखेंगे तो मैक्सिमम वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करके रहेंगे, वो बाहर नहीं गिरने पाएंगे। लेकिन इस सीरीज में रखेंगे तो ये मॉलिक्यूल इधर आने की कोशिश करेगा, ये भी इधर आने की कोशिश करेगा, ये भी इधर आने की कोशिश करेगा। तो ये लेस स्टेबल होते हैं और ये मोर स्टेबल होते हैं। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल या एटम्स के स्ट्राइक करने की मैक्सिमम टेंडेंसी को हम लोग स्ट्राइकिंग सीक्वेंस कहते हैं, जिससे मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर हमारे स्टेबल होते हैं। तो दिस इज़ द फिनोमिना इन विच एटम्स आर स्ट्राइकिंग with itself and more stable capability is called stacking sequence। मतलब स्टैकिंग सीक्वेंस अगर हमारा बेटर होगा तो जो हमारे मॉलिक्यूल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमारे स्टेबिलिटी में मोर होंगे। इट मीन्स हाई स्टैकिंग सीक्वेंस प्रोड्यूस, इट मीन्स हाई स्टैकिंग सीक्वेंस high stacking sequence produce more stable stability of structure। तो इस तरीके से ये हमने देखा आज के टॉपिक में अपना हमारा एटम्स कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, फेस क्यूब सेंटर क्या होता है, बॉडी क्यूब सेंटर क्या होता है, और हेक्सागोनल पैक्ड क्या होता है, प्लस सिंपल क्यूब सेंटर क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जितने सारी चीज़ों को डिस्कस किया, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट करिए, वहाँ पे आपको हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम आज का लेक्चर अपना यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।